हेलो हेलो। तो हेलो मेरे 12th वॉरियर, स्वागत है आपका चैलेंजर्स यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और मिशन 2026 जिसमें आपका ट्वेल्थ का एग्जाम होने वाला है तुरंत ही। बोर्ड एग्जाम्स, बिहार बोर्ड की एग्जाम जो है वो फरवरी से शुरू हो रही है, 2 फरवरी, ये ऐसा ही कुछ डेट है। और सीबीएसई की थोड़ी डेट आगे जाएगी। तो अब पूरे साल सिलेबस पढ़ने के बाद अब जो बारी है ना, अब बारी है हम लोगों को एक रणनीति लगाकर युद्ध में जाना है। सो आपको रणनीति लगाकर आपको एक बेहतर तैयारी करना होगा, जिससे कि आपकी रिजल्ट बहुत बेहतर हो, है ना। आप योद्धा की तरह उस युद्ध में, एग्जाम की युद्ध में जाए और क्वेश्चंस पे बरस जाए, आंसर इतना सटीक लिखे कि कोई भी टीचर चाह कर भी आपकी मार्क्स जो है वो ना कट पाए और आपकी एक बेहतर मार्क्स है। तो चलो शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस करेंगे जो फिजिक्स में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। फिजिक्स में के एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाली है, जरा हम लोग उस पर विचार करेंगे आज, ठीक है। तो आज पहली क्वेश्चंस पढ़ते हैं और हर दिन जो है वो एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आराम से हमारी सारी लॉन्ग टाइप खत्म हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव पे भी जाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज की पहली क्वेश्चंस कुछ आपके सामने ये है टॉपिक, क्रैश कोर्स के माध्यम से ये क्लास कर रहे हैं हम। गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन ये टॉपिक है, बट इसको क्वेश्चंस कैसे बनाया जाएगा, सो आप थोड़ा वेट करें। अब क्वेश्चंस आपके जस्ट सामने आने वाला है कुछ ऐसा। क्वेश्चन हो सकता है कि गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन का व्यंजक प्राप्त करें, ये क्वेश्चन हो सकता है। इंग्लिश में फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस। या हो सकता है भाई किसी गोलीय सतह के लिए सिद्ध करें N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 - N1/R। इसी चीज को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, फॉर ए स्फेरिकल सरफेस के लिए आप ये प्रूफ कर सकते हो। या फिर यही चीज सेम क्वेश्चन N2 और N1 के जगह μ2 और μ1 भी लिखा हो सकता है, बाकी सब चीजें। तो ये एक फॉर्मूला स्टैब्लिश मुझे करना है, बट जरूरी नहीं कि एग्जाम में ये फॉर्मूला लिख दे, वो सीधा ऐसे भी लिख सकता है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि किस क्वेश्चंस की आंसर किस तरह से करनी है और क्या रिजल्ट आनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत आराम से। आप कॉपी कलम जरूर निकाल ले, जिससे कि आपको क्वेश्चंस डील करना पड़े। जब हम फिगर बनाएंगे देन आप भी बनाना, है ना। जब हम बोले कि फिगर बनाना शुरू करो देन बनाना है, फिर आगे डेरिवेशंस करना है। तो शुरुआत करते हैं आज। रेडी। तो कुछ फिगर पहले, सबसे पहले ना हम गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन का थ्योरी ले रहे हैं, है ना। तो हम सबसे पहले अवतल सतह ले लेते हैं, हालांकि उत्तल सतह पे भी आप बना सकते हैं, बट कोई एक थ्योरी पे समझ लेते हैं। अवतल पे या उत्तल पे, जब आप उत्तल सतह पे जाओगे यानी कि कॉन्वेक्स सरफेस पे, तो वहां पे भी दो कंडीशन हो जाएगी, एक बार वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, एक काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी एक बार रियल इमेज के लिए और एक वर्चुअल इमेज के लिए। फिलहाल कोई एक थ्योरी ले लेते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं अवतल सतह के लिए, फॉर कॉनकेव सरफेस। चलो रेडी, यहाँ देखो, हमने एक अवतल सतह ले लिया, ठीक है। ये हमारी अवतल सतह है बेटा, बहुत ध्यान से देखना है और समझना है। ये हमारी अवतल सतह है, ठीक है, अवतल सतह। इंग्लिश में बात करें तो कॉनकेव सरफेस, ये हमारी कॉनकेव सरफेस है, यानी अवतल सतह। बहुत बारीकी से ध्यान से पैटर्न्स को समझना है। अवतल सतह यानी कॉनकेव सरफेस। चलो ठीक, रेडी। अब मान लो इस अवतल सतह की एक ध्रुव हो गया, आपको पता है ध्रुव होता है ना। अब ये सब डिटेल तो नहीं बताएंगे क्योंकि अब एग्जाम का समय आ गया है, पूरी डिटेल्स नहीं, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसकी पैटर्न्स को ही समझा पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हम दे दें जरा, वो सही रहेगा। सबसे पहला बात कि यहाँ पे कहीं पोल होनी चाहिए, हमारी होनी चाहिए, पोल होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुछ और भी चीज़ है, जैसे यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लेते हैं, सी, ठीक है। एक और चीज़, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब हमने एक वस्तु रखा है, ठीक है। अब चलो फिगर को फिर से देखने का और बहुत ध्यान से समझने का, ठीक है। तो देखिए फिगर्स को फिर से देखना है, सो एक मिनट देखिए। जरा वेट कीजिए, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चंस, हाँ आप फिर से और अवतल सतह, चलिए ठीक। हमने यहाँ पे एक वस्तु रखा, बहुत ध्यान से, यहाँ पे हमने एक वस्तु रखा। वस्तु से मान लो प्रकाश की किरण चली ऐसे, चलेगी, और जिस पॉइंट पे जाके वो इंसिडेंट हुआ, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना,
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन बिंदु कहलाता है। चलो ठीक है। अब सबको पता है कि, एक मिनट, इस बिंदु पे आपतन बिंदु है तो यहां से मुझे एक अभिलंब खींचना होगा, अभिलंब। तो चलो अभिलंब खींच लेते हैं। तो अभिलंब खींचने के लिए सी से मिलाते हैं ना, अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। चलो आराम से एकदम धीरे धीरे बनाते हैं। मैंने ये एक अभिलंब खींचा, ठीक है। अच्छा, अगर ये सतह नहीं होता, ये सतह होता ही नहीं, तो प्रकाश ऐसे सीधे जाता। अगर सतह नहीं होता तो जस्ट लाइक ये इस तरह से जाता प्रकाश। कब? जब सतह नहीं होता तब प्रकाश ऐसे सीधे जाता, ठीक है। लेकिन चूंकि मान लो इधर जो है वो हमारी विरल माध्यम है और ये ग्लास जो है वो हमारी सघन माध्यम है, ठीक है। चलो लिख लेते हैं, इस साइड ये सब जितना भी एरिया है वो हमारी मान लो विरल माध्यम है। विरल माध्यम डेट मीन्स रेयर मीडियम। आराम आराम से करते हैं कि आप समझ सको, आप बना भी सको। इसकी अपवर्तनांक म्यू1 कर देते हैं। म्यू1 के जगह n1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू या n से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है बात। और ये जो आपको भाई साहब दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर वाला जो ग्लास है, सतह है, अवतल सतह, ये हमारी सघन माध्यम है। सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम, ठीक है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे, हिंदी वाले हिंदी में। और इसकी अपवर्तनांक म्यू2 मान लेते हैं, या फिर n2 भी लिख सकते हैं, n2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पे भी लिख ही देते हैं म्यू1 या फिर n1, कोई इशू है नहीं। फिर से समझो, ये हमारी अवतल सतह है, सही है। अवतल सतह का भी कुछ नाम रख लेंगे। मान लो इस अवतल सतह का नाम रख लेते हैं एम एम डैश, एम एम डैश। ये हमारी वस्तु, यहां से प्रकाश की किरण चली। अगर ये सतह नहीं होता तो सीधे जाता, लेकिन जाएगा नहीं सीधे, क्योंकि प्रकाश जो है वो विरल यानी रेयर से सघन यानी डेंसर में जा रही है ना। तो आपने पढ़ा था कि विरल से सघन यानी रेयर से डेंसर में जाने के बाद अपने अभिलंब के तरफ यानी नॉर्मल के तरफ बेंड कर जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये लाइट सीधे ना जाके, ये तो हमारा नॉर्मल है ना बेटा, नॉर्मल यानी अभिलंब। तो ये प्रकाश से सीधे ना जाके ये अपने नॉर्मल के तरफ थोड़ा बेंड हो जाएगी, जस्ट लाइक ये ऐसे नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, दिख रहा होगा आपको फिगर। अच्छा, तो क्या लगेगा, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो प्रकाश लगेगा कि ये यहां कहीं से आ रहा है, जस्ट लाइक ये ऐसे आपको प्रकाश आते हुए दिखाई देगा, है ना। क्योंकि प्रकाश ऐसे सीधे जाके थोड़ा टर्न हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन हो गया, रिफ्रैक्शन। तो ऐसा फील होगा कि लाइट यहाँ कहीं से आ रहा है और यहीं पे हमारी प्रतिबिंब बन गई, यानी इमेज। सही है, फिगर तो सारा क्लियर है। अब कुछ कुछ चीज, जैसे कि P से C तक का दूरी आपको पता है ना। यहाँ पे कुछ यहाँ पे चीजें लिखी हुई है जो थोड़ा सा एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया, तो यहाँ पे थोड़ा अरेंज कर देते हैं। अच्छा, ये नहीं हटेगा, समझ लेना, मैटर समझ लेना, ठीक है। कुछ और चीज है मेंशन हमको करना होगा, जो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। देखो, P से C तक का जो डिस्टेंस है बेटा, वो R होता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। P से O तक का जो डिस्टेंस है वो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनेगी ना, सही है। और P से I तक का जो डिस्टेंस है वो आपकी V बनेगी। तो सब यहाँ पे शो किया गया और ये हमारा फिगर ना आराम से बन गया, ठीक है। चलो फिगर एक बार रफली समझाते हैं। ये मान लो अवतल सतह, ठीक है, और ये हमारी प्रधान अक्ष। यहाँ ध्रुव यानी P, यहाँ मान लो C, और यहाँ पे हमने एक वस्तु रख दिया। यहाँ से प्रकाश ऐसे चला, अगर प्रकाश ऐसे चला तो यहाँ पे एक अभिलंब बनाओगे ना, अभिलंब रफली बना रहे, अभिलंब नॉर्मल। तो प्रकाश सीधे न जाके प्रकाश थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, तो ऐसा लगेगा कि प्रकाश यहाँ कहीं से आ रहा है। एक मिनट, ऐसा लगेगा कि प्रकाश यहाँ कहीं से आ रहा है, क्योंकि सीधे न जाके बेंड किया तो ऐसा लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, और यहीं पे हमारी प्रतिबिंब की निर्धारण हो गई। तो ये फिगर है, और कुछ यहाँ पे RFU जो भी है दिया हुआ है वो आप समझ रहे हो, वो तो आपको पहले से पता है। तो ये हमारी फिगर कंप्लीट हो गई। इसके बारे में कुछ नीचे लिखा हुआ है जो आप खुद से भी लिख सकते हो। मैंने अपने बच्चे को बताया है कि आपको कैसे लिखना है। सो ये फिगर देकर खुद से लिखना है, ये रटना नहीं है ना। माना कि एक अवतल सतह है जिसका कुछ नाम रख दो एम एम डैश, इसमें एक ध्रुव है P, वक्रता केंद्र है C, है ना, इसकी वक्रता त्रिज्या R है, ऐसे ऐसे नाम लिख लेना है। एक वस्तु हमने O लिख लिया U दूरी पे, सही है बात। तो सतह से अपवर्तन के बाद एक भी दूरी पे प्रतिबिंब बना I, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। तो ऐसे ऐसे कुछ चीजें आपको दो चार लाइन इसके बारे में लिख लेना है और इसी चीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। और मेरे बच्चे जो मेरे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं उनको तो ये बात पता है कि कैसे करनी
है ना। तो ये हमारी फिगर कंप्लीट हो गई और उसके नीचे ये, ठीक। अब कुछ और चीजें जो हमें करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं और कुछ और बातें यहाँ पे बताते हैं हम आपको। चलो देखो, यहाँ पे कोण मान लेते हैं, ये कोण है अल्फा, ये कोण है बीटा, और ये कोण है थीटा। अल्फा बीटा गामा भी मान सकते हैं, हमने कुछ कुछ कोण मान लिया, अल्फा बीटा थीटा। अभी सुनो, एकदम बड़ी ध्यान से समझना है बात को। ये हमारी आपतित किरण है बेटा, और ये वाली अपवर्तित किरण है ना। तो आपतित किरण और अभिलंब, देखो आपतित किरण और अभिलंब यही है ना, रेड और येलो वाला। तो उन दोनों के बीच में जो कोण है वो आई बन जाएगा, आई, यहां से यहां तक का कोण है आई, सही है। और अपवर्तित किरण ये ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला, तो ग्रीन और रेड के बीच में ये कोण आर बन जाएगा। तो हमने आपतन कोण और अपवर्तन कोण को भी समझा दिया, बाकी आर यू भी तो आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। अब ये सब चीज मान लेंगे ना, ये पॉइंट एम है, तो देखो कोण एम ओ पी अल्फा, एम आई पी बीटा, एम सी पी थीटा, ऐसे से हमने यहाँ पे लिखना है। तो लिखो, माना कि, माना कि को इंग्लिश में आप क्या लिखोगे, लेट। आराम आराम से समझते हैं, स्लो स्लो बनाते हैं, क्योंकि आपको मुझे समझाना है, सो स्लो बनाएंगे। तो हाँ ठीक है, एक मिनट। तो देखो कोण एम ओ पी, कोण एम ओ पी, कोण एम आई पी, कोण एम सी बी, अल्फा बीटा और थीटा, ऐसे माने हैं। कुछ और भी चीज है, जैसे कि ये वाली कोण, ये तो ओ एम सी, ओ एम सी आई है, और आई एम सी आर है, ओ एम सी और आई एम सी, ओ एम सी और आई, ठीक है एक मिनट, आई एम सी, ओ एम सी और आई एम सी, ठीक है। तो ओ एम सी और आई एम सी कोण को, एक को आई माना है हमने, एक को आर मान लिया, ऐसे हो गया। अब देखो, इस प्यूरे थ्योरी को ना प्रूफ करने के लिए मुझे स्नेल्स लॉ लगाना है, स्नेल का नियम। बट स्नेल के नियम में आपने पढ़ा क्या है, जरा इस चीज को हम पहले समझा ले। स्नेल के नियम में क्या होता है, साइन आई बट्टा में साइन आर, और इक्वल में कांस्टेंट वैल्यू डालना होता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर, यहाँ आई और आर यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का वैल्यू निकालना होता है, आई और आर का। करना मुझे स्नेल्स लॉ ही करना है, स्नेल्स लॉ की थ्योरी पे बैठा देना है, बात खत्म हो जाना है। लेकिन उससे पहले हमको आई और आर निकालना होगा, ठीक है। तो रेडी, रेडी, चलो। हम यहाँ पे अभी स्पेस छोड़ते हैं आई और आर की वैल्यू निकालने के लिए, और यहाँ पे एक बात लिखते हैं, देखना जरा। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, यानी अकॉर्डिंग टू तो हो ही गया ये, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से। अब स्नेल का नियम आपने क्या पढ़ा था बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, या म्यू टू बाई म्यू वन, या म्यू वन बाई म्यू टू, दोनों हो सकता है। तो इसमें हमने खेल बताया था कि अगर प्रकाश जिस माध्यम में जाता है ना, जिस मीडियम में जाता है, जिस माध्यम में जाता है, उसके अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऊपर लिखते हैं। तो बताओ, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, यानी म्यू वन वाले से म्यू टू वाले में जा रहा है, तो जिसमें जाता है उसको ऊपर रखने के लिए हमने ये थ्योरी बताया था आपको। तो म्यू टू, दैट मीन्स आपको ऊपर में म्यू टू लिखना है और नीचे में म्यू वन, ठीक है। यदि, एक पॉइंट लिखेंगे, यदि आई तथा आर, आई तथा आर बहुत ही छोटा कोण हो, बहुत ही छोटा कोण हो, ये सब थ्योरी हम आपको बता चुके हैं, बहुत ही छोटा कोण हो, तो ऐसे सिचुएशंस पे हम साइन आई को अप्रोक्सीमेटली आई यानी लगभग, और साइन आर को लगभग आर लिख सकते हैं। ये सारा थ्योरी क्लास टाइम हो चुका है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, तो ये स्नेल के नियम से हो गया है ना, यानी अपवर्तन का दूसरा नियम। साइन आई को हम सिर्फ आई लिख सकते हैं, साइन आर को आर, क्योंकि आई तथा आर बहुत छोटा कोण है, ये डिटेल्स हम क्लास में बता चुके हैं, सो हम टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। साइन आई को आई अब लिख सकते हैं, साइन आर को सिर्फ आर, और ये बन गया म्यू टू बट्टा म्यू वन।
तो कुल मिला के बात क्या है ना कि मुझे अगर आई और आर की वैल्यू पता हो तो यहाँ पे बैठा देंगे और जो रिजल्ट आना है वो आ जाएगा। तो हमको इसके लिए ना, इसीलिए हमने पीछे जगह छोड़ा था, और आई और आर की वैल्यू हमें निकालनी है, आई और आर की वैल्यू। तो चलो आई और आर वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा फिगर में चलते हैं। देखो ये फिगर हम बनाते हैं। देखो सबसे पहले आपको इस फिगर को देख के ऐसा त्रिभुज खोजना है जिसमें कोण आई आए। तो बहुत आसान है। देखो आई किससे बना था, ये पीला वाला लाइन और ये रेड वाला, येलो और रेड के बीच में, यानी कि ये एक त्रिभुज बनेगा पीला और रेड से। तो यहाँ एम है ना, एम ओ सी। और आर कहाँ बनेगा, तो एम आई सी में। बस काम हो जाएगा। चलो करते हैं, दोनों त्रिभुज को ना हम बना लेते हैं ऐसे साइड में कि आपको सहूलियत हो। तो त्रिभुज एमओसी पहले देखना जरा, कौन कलर ले, हाँ। अब त्रिभुज एमओसी में, एमओसी में इस त्रिभुज को यहाँ साइड में बना भी लेते हैं। तो चलो यहाँ पे एक लाइन है ऐसे, ठीक है, येलो कलर का। उसके बाद एक रेड लाइन है ऐसे डॉटेड डॉटेड, है ना, है ना। और नीचे में क्या है, नीचे में एक वाइट लाइन है, ठीक। यहाँ पे एंगल आई बना है, यहाँ वाला एंगल बना है क्या, जरा देखें, अल्फा, अल्फा। यहाँ अल्फा बना है और बाहर में थीटा बना है। तो आप बहुत नॉर्मल बात, ये हमारी ट्रायंगल है एम ओ सी, यही फिगर वहां पे है। आपने पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक बाहर का एंगल हो उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, बहस से कोण। तो ये एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। तो हम थीटा बराबर बहुत आराम से आई प्लस अल्फा लिख सकते हैं। थीटा बराबर आई प्लस अल्फा, यहां से आई निकाल लो तो पलट के लिख देते हैं आई प्लस अल्फा बराबर थीटा। सो आई बराबर थीटा माइनस अल्फा। बहुत आराम आराम से बना रहे। तो आई की वैल्यू निकल गई। इसी तरह से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलो अब आर की वैल्यू निकालें। और ठीक है, तो आर की वैल्यू निकालने के लिए वो त्रिभुज पे चलते हैं। त्रिभुज का नाम था एम आई सी, ग्रीन रेड वाइट, ठीक है। पार लेते हैं, ऐसे है, ग्रीन ऐसे है, उसके बाद रेड ऐसे है, और उसके बाद ये हमारी वाइट है ना। यहाँ एम लिखा है, यहाँ आई लिखा है, और यहाँ सी। यहाँ पे बीटा कोण बना है, यहाँ आर कोण बना है, और यहाँ पे थीटा बना है उस फिगर में। तो इस बार त्रिभुज का जो नाम है बेटा वो क्या है, त्रिभुज एम आई सी में, त्रिभुज एम आई सी। इसमें भी देखो, इस त्रिभुज में भी बाहर का एक कोण है थीटा। तो थीटा बराबर हो जाएगा आर प्लस बीटा के। तो पलट के लिख दो आर प्लस बीटा बराबर थीटा। अब आर का वैल्यू निकाल लो, तो आर बराबर थीटा माइनस बीटा। तो इस तरह से हमने आई और आर का वैल्यू निकाला। स्नेल के नियम में इसे पुट करेंगे और थोड़ी एक और फॉर्मूला लगेगी और बात खत्म हो गया। चलो करते हैं, ठीक है। तो स्नेल के नियम में आ जा। स्नेल का नियम यहां हमने छोड़ा था। अब आई की वैल्यू बेटा, आई की वैल्यू है थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा। आर की वैल्यू है थीटा माइनस बीटा, थीटा माइनस बीटा, और इक्वल टू म्यू टू बटा म्यू वन। सही है, सही है ना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से समझो। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस करो। तो म्यू वन में गुना हो जाएगा थीटा माइनस बीटा, और म्यू टू में गुना हो जाएगा, म्यू टू में गुना हो जाएगा थीटा माइनस बीटा। अच्छा, एक म्यू वन में गुना होगा थीटा माइनस अल्फा, सॉरी एक मिनट, यहाँ अल्फा लिख लेने दो। तो म्यू वन में थीटा माइनस अल्फा और म्यू टू में थीटा माइनस बीटा, ठीक है। अब अगली एक फॉर्मूला होती है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, आपने पढ़ा ही होगा। यानी कोण यानी एंगल, तो एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ये फॉर्मूला होती है, ठीक है। तो यहां पे अगर इस फिगर में चले, बहुत आराम आराम से अगर इस फिगर को डील करें, तो चलो पीछे चलते हैं और उस फिगर में चलते हैं, ठीक है। अब चलो पहले थीटा की बात करो, ठीक। तो इस आपने पढ़ा ही होगा, जैसे एक त्रिभुज हो ऐसे, सॉरी वृत्त हो, और इसमें इस तरह का एक त्रिज्यखंड बनाते हैं जिसे सेक्टर कहते हैं। यहाँ पे कोण, तो इस कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो देखो इस टाइप का शेप, पिज्जा के स्लाइस जैसा यहाँ पे आपको शेप दिख रहा होगा। तो इस तरह से कोण बराबर यहाँ भी चाप बटा त्रिज्या। तो चाप एमपी हो जाएगा, एमपी, और त्रिज्या हो जाएगा पीसी, ठीक है। तो ये चीज वहां बना लेते हैं, एमपी बाई पीसी, क्या,
एम पी बाई पी सी, थीटा बराबर, ठीक है चलो लिखते हैं, थीटा कहीं है, हाँ, तो एम पी बाई पी सी माइनस, अब अल्फा पे चले, ये अल्फा है, तो ये एक बड़ा सा ये पिज्जा का स्लाइस बना, तो अल्फा बराबर फिर चाप एम पी, चाप बाई त्रिज्या पीओ, एम पी बाई पीओ हो जाएगा, तो यहां लिख दो एम पी बाई पीओ, एम पी बाई पीओ इक्वल टू म्यू टू, ठीक है, अब थोड़ा नीचे स्पेस बनाना होगा, चलो यहाँ लिख देते हैं म्यू टू, एक मिनट, म्यू टू, फिर थीटा तो निकाले ही थे, एम पी बाई पी सी माइनस बीटा, बीटा ढूंढो, यहाँ बीटा है, तो एम पी बाई पी आई है ना, बीटा एम पी बाई पी आई, तो यहाँ लिख देते हैं एम पी बाई पी आई। अगर देखा जाए तो एम पी कॉमन लेके कट जाएगा और म्यू वन अंदर डाल देते हैं, एम पी बाहर कॉमन हो गया और अंदर म्यू वन बाई पी सी, म्यू वन बाई पी ओ, यहाँ से भी म्यू टू अंदर और एम पी बाहर, तो एम पी बाहर म्यू टू बाई पी सी और म्यू टू बाई पी आई डाल दिया, एम पी से एम पी गया है कि नहीं, अच्छा बचा कितना बेटा, तो म्यू वन बाई पी सी, म्यू वन बाई पी ओ इक्वल टू म्यू टू बाई पी सी माइनस म्यू टू बाई पी आई, बच गया। अब सबकी ना वैल्यू डाल देंगे, चलो वैल्यू कैसे डालेंगे जरा ध्यान देना, तो म्यू वन बाई पी सी, ठीक, इस फिगर में चलो, पी से सी तक का दूरी आर, पी से आई तक का दूरी भी, पी से ओ तक का दूरी यू, तो ये दूरी डाल लेंगे। एक और चीज आपने पढ़ा होगा साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी, अगर वस्तु इधर है तो वस्तु के तरफ माइनस होता है, इधर प्लस, तो वस्तु के तरफ ही आर यू भी तीनों है, और वस्तु के तरफ हम लोग हमेशा माइनस लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं, तो आर यू भी तीनों माइनस में होगा, ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रख लेते हैं, पी से सी तक का दूरी आर है माइनस में होगा, पी से ओ तक का दूरी यू है माइनस में होगा, पी से सी तक का दूरी आर है माइनस में होगा, और पी से आई तक का दूरी भी है माइनस में होगा, सही है बात, ठीक है। अब फाइनली फाइनली अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज में ले जाते हैं, माइनस म्यू वन बटे आर, माइनस को हमने ऊपर चढ़ा दिया ये, और यहां माइनस माइनस प्लस कर दिया, अब अरेंज कर रहे हैं, अब कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस अरेंज कर लेना है, माइनस म्यू टू बाई आर, माइनस म्यू टू बाई आर प्लस, ठीक है, और प्लस म्यू टू बाई भी, म्यू टू बाई भी, ऐसे लिख दिया। अब आर आर को देखो, इस साइड भी आपको आर का कोई एक सेक्शन दिख रहा होगा, इधर भी आर, आर आर को एक तरफ कर देना, यू भी को एक तरफ, तो देखिए जरा, आर आर को एक तरफ कर दो, तो माइनस म्यू वन बाई आर, और इसको इधर ले आओ, प्लस म्यू टू बाई आर इक्वल टू म्यू टू बाई भी, और ई वाला इधर माइनस म्यू वन बाई यू, पलट के लिख दो, तो म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू, इसको इधर आर एलसीएम, तो माइनस म्यू वन प्लस म्यू टू, तो म्यू टू माइनस म्यू वन, सही है, म्यू टू माइनस म्यू वन, तो इस तरह से ये रिजल्ट हुआ, और यही फॉर्मूला थी हमारी। अच्छा, जो हमारी मेन क्वेश्चंस थी उसमें एन टू माइनस एन वन भी हो सकता है ना, हमने बताया था कि म्यू टू माइनस म्यू वन के जगह, ओ सॉरी, एन टू माइनस एन वन भी हो सकता है, जस्ट वेट, म्यू टू माइनस म्यू वन के जगह, थोड़ा सा रुकना, ये क्वेश्चंस अगर आपको ध्यान हो तो म्यू टू माइनस म्यू टू बटे भी के जगह एन टू बटे भी, यानी म्यू के जगह एन भी हो सकता है, तो ऐसे केस में अगर एन साबित करना होता तो क्या करते हैं, एक मिनट, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे विरल माध्यम में म्यू वन लिखा है, सिर्फ एन वन लिख लेते, है ना, हालांकि हमने म्यू वन एन वन दोनों लिखा था, तो स्नेल के नियम में जो साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू टू बटे म्यू वन लिखे थे, वहां एन टू बटे एन वन लिख देते, तो वो वाली थ्योरी आ जाती। तो वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि भाई अगर एन टू बटा भी ऐसे करके साबित करना हो तो एन एन वन और एन टू मान लेना, नहीं तो फिर कुछ नहीं दिया है तो म्यू वन म्यू टू मान लो, और म्यू वन म्यू टू दिया है तो फिर म्यू वन है म्यू टू मानो, कुछ नहीं दिया है तो तुम्हारी मर्जी, म्यू मान लो एन मान लो, तो फॉर्मूला इस तरह से हमारी डिराइव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, कुछ नोट पॉइंट लिखेंगे बेटा यहाँ पे, जैसे कि नोट नंबर एक, यदि प्रकाश, ठीक है,
सघन माध्यम, सघन माध्यम जिसकी अपवर्तनांक म्यू2 थी से विरल माध्यम में जाए, विरल माध्यम यानी म्यू1 में जाए। मतलब पहला ही जो आपने डेरिवेशन निकाला इसमें प्रकाश म्यू1 से म्यू2 वाले माध्यम में गया था, है ना, म्यू1 से म्यू2, तो म्यू2 ऊपर लिखे। लेकिन अगर म्यू2 से म्यू1 में जा रहा होता तो जो स्नेल का नियम आपने लिखा साइन आई बटे साइन आर, यहाँ म्यू2 बटे म्यू1 लिख के म्यू1 ऊपर जाता, म्यू2 नीचे लिखते, यही करते ना। तो ये फॉर्मूला यही आता, बस थोड़ा सा एक्सचेंज कर जाता। क्या? जहां म्यू2 लिखे हो वहां म्यू1 आ जाता, म्यू1 बटा भी, म्यू1 को म्यू2 लिख देते हैं, म्यू2 बटा यू, बाकी सब सेम ही रहता। म्यू2 माइनस म्यू1 को म्यू1 माइनस म्यू2 और डिवाइड में आर, ये बस फॉर्मूला ये बदल जाता। समझे बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और पॉइंट लिखे, यदि अवतल सतह, यदि अवतल सतह हवा में स्थित हो, यदि अवतल सतह हवा में स्थित हो, अगर अवतल सतह जो है वो हवा में स्थित होता तो क्या करते? देखो क्या करते, ठीक है। तो सेम चीज, म्यू1 की वैल्यू हो जाती 1.0003, क्योंकि हवा की अपवर्तनांक 0003, ठीक है, सही है। तो इसकी लगभग वैल्यू 1 हो जाती, ग्रीन से ही लिखते हैं, हो जाती ना, हो जाती कि नहीं? ठीक। और दूसरा माध्यम म्यू2 था, उसको हम म्यू मान लेते हैं। मान लो एक माध्यम की अपवर्तनांक हवा, हवा है एक माध्यम, तो उसकी अपवर्तनांक 1, तो दूसरे माध्यम का वैल्यू म्यू मान लिया, क्योंकि दो माध्यम था तो एक को म्यू1 की एक को म्यू2 की है, उसमें से एक माध्यम का वैल्यू पता हो गया 1, तो दूसरे माध्यम को म्यू2 ना बोल के म्यू बोल लिए। तो ऐसे सिचुएशंस पे इस फॉर्मूला में क्या बनता, म्यू2 बटे भी को सिर्फ म्यू बटा भी लिखते, माइनस म्यू1 बटे यू को 1 बटा यू लिखते, म्यू2 माइनस म्यू1 को म्यू माइनस 1 लिखते और बटा में आर। तो ये भी एक रिजल्ट होता, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये जो डेरिवेशंस है वो कंप्लीट हो गई, और उम्मीद करते हैं आपको समझ जरूर आया होगा। बारी है अब आपको खुद से प्रैक्टिस करने का, है ना। तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले तो अगर पीडीएफ्स आपको लेना है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले, टेलीग्राम, व्हाट्सअप। ये व्हाट्सअप, ये बारकोड स्कैन करके डायरेक्ट मेरे व्हाट्सअप पे भी आप आ सकते हैं, ठीक है। और पहली चीज़, दूसरी चीज़, अगर आपको वो नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो फिलहाल सबसे पहले यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, है ना, क्योंकि इसमें हम भी तो दिखने चाहिए ना, आपके लिए मेहनत की है तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके ले सकते हो अगर दिक्कत हुआ तो, ठीक है। उसके बाद चलो ये इसका स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चंस का। ऐसे पीडीएफ तो डालेंगे ही डालेंगे ग्रुप में, ठीक है। तीसरा, रुक जा, यानी तो दो सब, चलो इसका स्क्रीनशॉट। ऐसे पीडीएफ जाएगा ग्रुप में, आप उस नंबर में जुड़ जाएं, ठीक। इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, स्क्रीनशॉट लेते जाएं, फिर इसका, ठीक है। और अंत में इसका, इस पे नंबर भी है मेरा, तो है ना। तो उम्मीद करते हैं क्लास बेहतर लगा होगा। अब बारी है प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस आप करिए क्वेश्चंस का, एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है। फिर अगले दिन हम लोग आपके लिए एक अगला वीडियो लेके आएंगे, लेकिन तैयारी आपको करना है, हम तो पढ़ा के चले जाएंगे, बट आप तैयारी जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका रिजल्ट बेहतर नहीं होगा। हर दिन क्वेश्चंस आते जाएंगे, बस आप वीडियो देख के काम नहीं कर सकते हो, आपको बनाना होगा। सो जैसे वीडियो खत्म हो तुरंत कॉपी निकालो और सारे सॉल्यूशंस को फिर से, डेरिवेशंस को पूरा करो, प्रॉब्लम्स हो तो वीडियो को फिर से वॉच करो, जरूर आपको आ जाएगा बनाने, है ना। तो हैव अ नाइस डे। तो नहीं, अभी तो रात का समय है, तो गुड नाइट टू एवरीवन, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।